ऐसे लोग हैं बनारस के जनप्रतिनिधि, और भाजपा की ये जनप्रतिनिधि मोदी जी के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं जो जनता की सेवा नहीं कर भाग रहे हैं। तो पार्लियामेंट का चुनाव मुझे 2009 लड़ना था ताकि अपनी ताकत को हम लोग दिखा सकें। भारतीय जनता पार्टी और जो बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग, जिसको मोदी जी बेच रहे हैं लगातार, वो सब कांग्रेस की बनाई हुई चीजें हैं। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से निरंकुश है। योगी जी जो बड़ी बड़ी बात करके मोदी और योगी जिन लोगों ने प्रदेश में सरकार बनाई, तो निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से विफल है, फेल है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में बैठकर, पहले कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि सारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पॉजिटिव हो गए, जब दूसरा भी आया तब ये लोग पॉजिटिव हो गए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कमिश्नर के ऑफिस में इनकी मीटिंग बुलाई तो सभी जनप्रतिनिधि वहां उपस्थित हो गए। वो इतने जल्दी ही निगेटिव कैसे हो गए? आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डैनकाशी में। हूं तुलसी वर्मा। स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात डैनकाशी के साथ में। और आज के हमारे खास मेहमान हैं पिंडरा के पूर्व विधायक अजय राय जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय वर्तमान विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में और अपनी स्कूली शिक्षा और परिवार के विषय में कुछ बताइए। मैं तो साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे परिवार के लोग गाजीपुर में मलसा गाँव पड़ता है, जमानिया तहसील में, और बनारस में लगभग यहाँ पे 70-80 सालों से तो बनारस में है। मेरा जन्म भी बनारस में है। और उसके लिए मेरी जो शिक्षा है राजघाट बेसेंट स्कूल राजघाट में हुई है, वहाँ से लोगों ने स्कूल। और परिवार के विषय में सर कुछ? परिवार के विषय में साधारण किसान परिवार से हैं। पिताजी गाँव से आए, थोड़ा वो व्यापार उन्होंने बनारस में किया, और बनारस में व्यापार करने के नाते आए तो यहीं फिर आकर बस। सर, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? अब राजनीति में पहले से लोगों की मदद करने की इच्छा थी, शौक थी, लोगों की मदद किया जाए, लोगों के साथ खड़ा रहा जाए। ऐसा भी आप देख रहे हैं कि बाहर नहीं विधायक नहीं, तब भी लोग आज हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसे भी शुरू से लगा रहा और अत्याचार अन्याय के खिलाफ शुरू से लड़ता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये एक सही प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आम जनता की मदद की। सर, सबसे पहले आप भाजपा में थे, फिर सपा, फिर कांग्रेस में आए, और ये डिसीजन आपने कैसे लिया? नहीं, किस चीज का डिसीजन? कि पार्टी चेंज करने का, मतलब पहले आप भाजपा में थे, फिर सपा, फिर कांग्रेस, और वर्तमान में भी आप कांग्रेस में ही हैं। ऐसा है कि पार्टी में काम किया और पार्टी ने जब उसका महत्व नहीं समझा, पार्टी ने जब उसका उस लायक मुझे नहीं समझा, तो पार्टी ने पार्टी को छोड़ दिया। और सपा में तो 2-3 महीने में था कि पार्लियामेंट का चुनाव मुझे 2009 लड़ना था ताकि अपनी ताकत को हम लोग दिखा सकें। भारतीय जनता पार्टी और जो बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग, उनको ताकत दिखानी थी। मेरे सामने ऑप्शन था लड़ने का, तो समाजवादी पार्टी से लड़ा। उसके बाद मैं छोड़ दिया उस पार्टी को। ऐसी क्या बात थी कांग्रेस पार्टी में जो आपको आकर्षित करी कांग्रेस की ओर, और आप कांग्रेस में शामिल हो गए? कांग्रेस में मैं जब आकर्षित कांग्रेस साथ जाने का मूल कारण ये था कि कांग्रेस ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे समाज के लिए काम किया। लगभग 70 सालों से वो काम कर रही है पार्टी, जिन्होंने इस देश की को सब कुछ दिया, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, ट्रांसपोर्ट हो, जो भी आप देख रहे हैं, जिसको मोदी जी बेच रहे हैं लगातार, वो सब कांग्रेस की बनाई हुई चीजें हैं। और मैं जब 2009 में मैंने फिर विधानसभा की सदस्यता छोड़कर इंडिपेंडेंट में चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव जीतकर मैंने कांग्रेस को सपोर्ट किया और कांग्रेस के साथ लगा हूँ। और कांग्रेस के साथ हम लोग पूरी ताकत, इसलिए नेतृत्व हमारा, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, लोग अच्छे लोग, जो सोच इनकी अच्छी है, किसी के बुरा न करना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, काम करना है, मेहनत करना, ये कांग्रेस ने किया है। इस नाते हम सब लोग कांग्रेस में। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व है, उसके विषय में आपकी क्या राय है? मतलब सरकार की बात कर रहे हैं या अपने कांग्रेस पार्टी की? नहीं सर, जो वर्तमान में है, यानी कि प्रदेश सरकार जो नेतृत्व कर रही है। प्रदेश सरकार की बात कर रही है जी। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से निरंकुश है। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से, योगी जी जो बड़ी बड़ी बात करके, मोदी और योगी जिन लोगों ने प्रदेश में सरकार बनाई, निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से विफल है, फेल है।
चाहे वो कोविड कंट्रोल का मामला रहा हो, चाहे वो बाढ़ का मैनेजमेंट का मामला रहा हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, कानून व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, एक भी फील्ड में कहीं पर भी ये लोग एक भी काम अच्छा नहीं करते। केवल बड़ी बड़ी बात, धार्मिक भावनाओं को लोगों को भड़का कर वोट लेना, राजनीतिक उसमें रोटी सेकना, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार विफल है और पूरी तरीके से ये काम अयोग्य, मैं जिसको कहूँ, कोई योग्यता नहीं। अभी आपने बोला कि कोरोना काल के दौरान ये सरकार प्रदेश की और केंद्र की भी विफल रही, तो आप ये बताइए कि सत्ता में न रहते हुए भी आपकी पार्टी यानी कांग्रेस ने क्या अच्छा कार्य किया ये कोरोना काल के दौरान में? देखिए, जो हम लोगों से हो सका, चाहे जो लोग पहले बार में भी जो बाहर से जो हमारे भाई साथी आए, जो लोग पद यात्रा करते थे, उनको पूरा खाने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रियंका जी ने सैकड़ों गाड़ियां लगा दी उत्तर प्रदेश सरकार को, आपको याद होगा, दिया, और वो सरकार ने उसका उपयोग नहीं किया। वो गाड़ियां 2 दिन खड़ी रही बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे, नहीं आने दिए। और पूरी तरीके से, चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा हो, कोरोना का जो आया ये वेव, उसमें भी हमारे दल के लोगों ने दवा से, इलाज से, ऑक्सीजन से, बेड से, सारी चीज़ों की व्यवस्था कांग्रेस ने किया है। और इवन यहाँ तक कि ब्लड डोनेशन भी उस दौरान भी, जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, कांग्रेस का एक एक साथी, एक एक हमारा कार्यकर्ता सड़क पर निकल के ब्लड डोनेशन भी, और लगभग 450-500 यूनिट हम लोगों ने ब्लड दिया था, जब कोई घर से डर के मारे नहीं निकल रहा था। कोई IMA के लोग कह रहे थे कि हमारे पास ब्लड नहीं है, हम लोगों ने पूरे ब्लड बैंक को उनके फुलफिल किया। ये कांग्रेस ने काम किया। हम लोग खून देकर लोगों की जान बचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में बैठकर, पहले कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि सारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पॉजिटिव हो गए, जब दूसरा भी आया तब भी ये लोग पॉजिटिव हो गए, सभी लोग पॉजिटिव हो गए। और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कमिश्नर के ऑफिस में इनकी मीटिंग बुलाई, तो सभी जनप्रतिनिधि वहां उपस्थित हो गए। वो इतने जल्दी ही निगेटिव कैसे हो गए, ये हम लोगों ने उठाया था कि भी पॉजिटिव है और निगेटिव कैसे हो गए। मोदी जी ने जब मीटिंग बुलाई, जब मीडिया ने, आप लोगों ने सवाल किया तो भागने लगे लोग, भाग रहे थे मैदान छोड़कर। ऐसे लोग हैं बनारस के जनप्रतिनिधि, और भाजपा की ये जनप्रतिनिधि मोदी जी के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की सेवा नहीं के भाग रहे हैं। कांग्रेस लगातार लोगों के साथ खड़ी है, लगातार उनकी मदद की है कोरोना। सर, कोरोना काल के दौरान जो बेरोजगारी बढ़ी है, और बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई कि कुछ कंपनियां बंद होने के कगार पर आ गई, कुछ तो बंद ही हो गई, तो क्या लगता है आपको इस पे किस प्रकार मदद मिलनी चाहिए इन लोगों को, आपकी राय? देखिए, पहली बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि केवल कोरोना काल से ही कंपनियां नहीं बंद हुई। धंधे, व्यापार, काम, आप कोरोना काल के पहले चले जाइए 2016 में, जब मोदी जी ने नोटबंदी किया था। सबसे बड़ा जो डिजास्टर है इस देश के लिए, जो सबसे बड़ा इस देश की आम जनमानस के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, इस देश के किसानों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा हुआ, वो हुआ नोटबंदी का। नोटबंदी में मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा बहनों, भाइयों, मित्रों, और काला धन जो विदेश में जमा है, वो काला धन सब हिंदुस्तान आ जाएगा, सब धन, सबके पास धन हो जाएगा, और यहाँ पे जो काला धन है वो सब आपके हाथ बैंक में आ जाएगा। आप देखिए, बैंक में जो पैसे गए, वो बैंक में पैसे, जहाँ तक मेरी जानकारी कि लगभग सभी पैसे वापस आ गए। इसी कारण से नेपाल में, बांग्लादेश में जो विदेश में इंडियन करेंसी चलती थी, वो वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं उठाया, वो वहीं पैसे डंप रह गए इंडियन करेंसी। इस नाते विदेश से भी रिश्ते खत्म हो गए। और ये जो नोटबंदी का असर, ये पूरा इस कोरोना के उसमें पूरी तरीके से ये पूरे देश में और आम जनमानस में, पूरे धंधे व्यापार में आ गया कि सबका व्यापार धंधा बैठ गया। ये मूल कारण नोटबंदी है, न कि कोरोना है। कोरोना तो दुनिया में लगा है। आप देखिए, हिंदुस्तान की जितनी स्थिति खराब है, आप यहाँ की GDP देख लीजिए, माइनस में है। बांग्लादेश आपका छोटा सा देश जो आपके रामो करम पे चलता था, उसकी GDP +6 या 7 के पास है, +6 है, आप माइनस में चले गए। तो नोट, क्या कोरोना बांग्लादेश में नहीं हुआ था? क्या बांग्लादेश के लॉकडाउन नहीं हुआ था? तो वहाँ हुआ था, तो वहाँ में प्लस में कैसे चला गया, माइनस में हम कैसे हो गए? सर, सरकार को क्या करना चाहिए जो ये कंपनियां बंद हो रही हैं या बंद होने के कगार पर आ गई हैं? सरकार को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनको आर्थिक पैकेज देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि वो कंपनी बंद ना हो। अपने जो उनके एम्प्लॉय हैं, जो उनके यहाँ के कर्मचारी हैं, उनको नौकरी दें, उनको कायदे से। इस पर सरकार को पूरी तरीके से सहयोग देना चाहिए कंपनियों को। उनके जो भी टैक्सेस हैं उनको
उसमें जो भी वो उनकी मदद कर सकते हो, या कोई एक फाइनेंशियली ऐसे पैकेज देना चाहिए जिससे वो अपनी चीज़ों को ठीक से कर सकें। अभी आपने विदेश के साथ भारत के रिश्ते की बात बोली, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि विदेश के साथ भारत के रिश्ते की जो एक बोल सकते हैं नाजीर है हमारी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है। जापान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे, शायद उसी की वजह से ये इतना अच्छा काम हो पाया, वो भी काशी में। इस पे आपकी राय? देखिए, ये निश्चित तौर से रिश्ते अच्छे होने चाहिए। विदेश के जितने भी हमारे, खासकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं, सबसे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, बना कर रखें। पर केवल उनका सहयोग लेना, उनका उपयोग लेना, ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। जैसे आपने जापान से ये लिया, बनवाया, तो क्या जापान ने फ्री में थोड़े पैसा दिया? जो पैसा दिया उसका वो ब्याज लेगा। तो जो तय हुआ है रुद्राक्ष सेंटर में, वो बाकायदे उसका जो है जो तय होगा उसका वो ब्याज लेंगे। और अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, रुद्राक्ष सेंटर की बुकिंग भी नहीं हो रही, वो लगभग न के बराबर है। जबरदस्ती इनके लोग जो अधिकारी और गण है नगर निगम से और सारे लोग, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया रुद्राक्ष में आइए कार्यक्रम। 2 कार्यक्रम इसमें हुआ है, मीडिया भी देखी खबर। केवल 2 ही कार्यक्रम हुआ ना? सर नया बना, उसके बाद तो उद्घाटन कितने दिन हुआ? सर उद्घाटन जब मोदी जी आए थे पिछले 1-2 महीने पहले, उसमें हुआ। 2 महीने में 2 कार्यक्रम होगा भाई, तो लगातार होना चाहिए। हाँ। अब उनके बने टीएफसी देख लीजिए, टीएफसी देखा कि नहीं आपने? जो लालपुर में बना है, कई कार्यक्रम हुए वहाँ। बनारस में बंदरगाह भी मोदी जी ने बनाया, कई जहाज आइए सामान लेकर, और कितने सामान यहाँ से गए हैं बंदरगाह में। यही हाल है मोदी जी की जितनी भी यहाँ की योजनाएं हैं, सब पूरी तरीके से ये बनारस के लोगों के अनुसार होनी चाहिए। देखिए, बनारस गरीब तबका है, बनारस का जो वर्ग है वो बहुत ही मध्यम श्रेणी है। रोज कुआं खोदो पानी पीने वाले लोग हैं बनारस में। ये गुजरात के लोग नहीं हैं जिन्होंने बैंक नहीं लूटा, इन्होंने बैंक लूटकर अपना घर नहीं भर दिया। यहाँ के लोग गरीब लोग हैं, मेहनत करते हैं, किसान है अगल बगल के। तो आपने 3 घंटे का 3 लाख रुपया रख दिया, 3 लाख रुपया कौन देगा? आपको उसको एकदम कम से कम दर पे, जो पहले वहां पर प्रेक्षागृह था, थोड़ा सा उससे बढ़ा के अगर आप रखते, तो मैं समझता हूँ कि वो चीजें शायद आपकी चल बच जाती। अब तो ये लोग डर के मारे कोई जा ही नहीं रहा लेने। लेकिन सर स्मार्ट सिटी वालों का कहना है कि उन लोगों की ओर से अभी कोई चार्जेस ही तय नहीं है। वो तो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, दैनिक जागरण का अखबार में छपा न्यूज़ था। के बाद ही उनके नगर आयुक्त का एक कोई बयान नहीं है, मैंने कोई बयान आया था, मैंने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा। ये दैनिक जागरण में था कि 3 लाख रुपया वो 3 घंटे का ले। लेकिन सर उस पर भी नगर आयुक्त का बयान आया था, उन्होंने एक टीवी चैनल को दिया था इंटरव्यू, उन्होंने बोला था अभी कोई तय नहीं है उनकी ओर से रेट। हालांकि वो निर्भर करेगा जो लोग उनके यहाँ पे कार्यक्रम करवाने आएंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इसका मतलब जो भी 2-3 कार्यक्रम हुए हैं, जब तय नहीं है तो बिना पैसे का कार्यक्रम हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी कि उनको जो चाहिए। आप ये कैसे आकलन कर लेंगे? उनके पीआरओ ने ये बताया, तो सर उस पे हम आपको बताएं। नहीं, देखिए, आप जैसे कोई एक आदमी मेरे यहाँ बहुत गंदा कपड़ा पहना हुआ है आ गया, अब उसकी आर्थिक स्थिति, अब उसको देखकर कैसे हो सकता है वो बहुत पैसे वाला आदमी हो? कपड़ा हो सकता है कपड़ा गंदा पहना हो, तो हम कैसे कह लेंगे कि नहीं वो बहुत कमजोर आदमी है, पैसे वाला हो सकता है। अब आर्थिक नहीं, बातचीत का आधार किसी का आकलन नहीं किया जा सकता। बात करेंगे कि आप इतने दिनों में सहयोग आपका है। जब आप, मैं कहूँगा मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, तो फ्री में कराना चाहता हूँ। लेकिन सर बातचीत तो की जाएगी ना, उसी लिए वहाँ पे मैनेजर वगैरह रखे गए हैं कि जो जितना दे सकते। बात इससे तय नहीं हो सकता, आपको उसके अमाउंट फिक्स करने पड़ेंगे कि भाई ये जगह है, हम इसमें जो है कोई सामाजिक संस्था होगी उसको इतने में देंगे, कोई ऐसी संस्था आएगी जो उसका जो है व्यवसायिक उपयोग करेगी, उसके लिए हम ऐसा करेंगे। अलग अलग तरीके से आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, बातचीत के आधार पर नहीं हो सकता। ये तय करना पड़ेगा आपको, जो भी हो। जैसे आपको बता दूं, जैसे आपका पत्रकारों का है ना प्रेक्षागृह, वो 5,000 रुपये में देते हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, उसको 5,000 रुपये उन्होंने तय कर रखा है, ठीक है। बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 1,200 रुपया है, तय कर रखा उन्होंने। तो इस तरीके से इनको तय करना पड़ेगा, बातचीत के आधार से रास्ता नहीं निकलेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि सामाजिक संस्था अगर काम करेगी उसके लिए हमारे चार्जेस ये हैं, व्यवसायीकरण अगर व्यवसायी वाली बात करेगी तो उसके लिए मेरे चार्जेस ये रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको तय करना पड़ेगा। बातचीत के आधार पर तो मैं कहूँगा मैं तो दे नहीं सकता, फ्री में करिए। तो सर ये जो वहाँ से बयान आया वो मैंने आपको बताया कि उनका ये वो इसलिए, इसका मतलब ये है कि उनके अभी पूरी तरीके से वो गोल गोल बात कर रहे हैं, वो उनके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं। सर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सारी पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई हैं, तो कांग्रेस द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या रणनीति बनाई गई है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए? लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी जो नीचे तक बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, वार्ड का गठन हो रहा है। सबसे बड़ी ताकत होती है वार्ड की।
सबसे ताकतवर होती है बूथ मतदान, इस पे हमारे लोग काम कर रहे हैं और उसके मद्देनजर लगातार गठन हो रहा है। गठन लगभग मैं समझता हूँ बनारस में 90 वार्ड हैं, हमारे क्षेत्र में जो कमेटियां सब गठित हो चुकी हैं। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो लगातार हमारी नेता प्रियंका गांधी उसकी मॉनिटरिंग कर रही, खुद देख रही हैं। और अभी 7 तारीख को हमारा एक ट्रेनिंग कैंप है जिसमें हम बनारस में लोगों को, उसमें हमारे जितने नए लोग हैं और जो भी जुड़े हैं उन सबको हम ट्रेन करेंगे ये 7 तारीख को। सर, क्या मुद्दे होंगे इस बार कांग्रेस पार्टी के जिनको लेकर के आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? ये तो कॉमन है, बेरोजगारी आप ही करें, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई दिन प्रतिदिन। आप देखिए गैस कहाँ था और कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ था और कहाँ चला गया, डीजल कहाँ खड़ा है, खाने के सामान सब महंगे हो चुके हैं, दाल से लेकर चीनी से लेकर इवन जो सरसों के तेल से लेकर सारी चीज़ें आसमान छू रही हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, हर चीज़ पे ये फेल हो चुके हैं। कोई भी एक मैनेजमेंट इनके पास कुछ भी नहीं है, हर चीज़ पे फेल है। ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और प्रियंका गांधी जी हमारी मुख्यमंत्री की चेहरा रहेंगी। मतलब आपने ये कहा कि आपका आगामी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। सर, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस का चेहरा कौन रहेगा? प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री वही बनेगी अगर निश्चित तौर से। अब उनके ऊपर है वो बने, पर हम सब लोग एक कार्यकर्ताओं की मांग है, एक प्रदेशवासियों की मांग है कि प्रियंका गांधी जी हमें नेतृत्व करें। और हम सब लोगों ने ये बात रखी है और हम लोगों की भावनाओं का निश्चित तौर से प्रियंका गांधी सम्मान करें। सर, आप ये बताइए कि महासचिव महोदया के नेतृत्व में कांग्रेस ने कितना प्रोग्रेस किया है प्रदेश में? आप देखिए लगातार चीजें हमारी बढ़ती जा रही हैं। जिला पंचायत में हमने सीट जीता बनारस में, प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूएंसी है, भाजपा 6 सीट जीत रही है, 6 सीट जीती है और कांग्रेस 5 सीट अकेले कांग्रेस जीती है जिला पंचायत, जो कि हमारे एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, कोई सरकार नहीं, कोई मंत्री नहीं। फिर भी हम उनके 8 विधायक उनके हैं, 3-3, 4-4 मंत्री हैं और स्वयं परिधान मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, स्वयं यहाँ बैठे हैं। अब उनके बैठने के बाद ये स्थिति है कि यहाँ पर वो 6 सीटें हैं। सर, अभी आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि सांसद के रूप में उन्होंने जो यहाँ कार्य किए हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? आपकी राय क्या है काशी में किए गए कार्य? अब ये तो काशी की जनता से पूछिए कि कितनी जहाजें आई जो उन्होंने बंदरगाह बनाया है, TFC सेंटर बनाया लालपुर में, कितनी बार उनकी बुकिंग हुई, रुद्राक्ष बना है, कितने बार कितने लोगों ने उसका आनंद लिया। स्मार्ट सिटी बनारस के स्मार्ट सिटी कहाँ है? मतलब क्या जो कार्य हो रहे हैं कहाँ बताइए मुझे, स्मार्ट सिटी कहाँ पे स्मार्ट सिटी है? आप देख लीजिए जो इन्होंने अभी पार्किंग बनवाया उसमें पूरा खाली, आप जाके मौके पर देख सकते हैं। अभी वहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी करने जा रहा है, क्योंकि जब गाड़ी पहुंचेगी तब न खड़ी करेगा, गाड़ी जा ही नहीं पा रही है, कभी खाली है पूरा का पूरा। तो ये खाली कहने के लिए स्मार्ट दिमाग में घुसा दो स्मार्ट सिटी का है क्या बनारस में? सीवर अभी भी पूरे शहर में जाम भरा पड़ा हुआ है, आप जहाँ रहते होंगे आप देख लीजिए अपने घर के अगल बगल। नहीं सर, मेरे घर के आसपास सीवर है ना? नहीं सर, साफ सफाई तो होगी, जहाँ भी आप कहीं भी देख लीजिए। पीने का साफ पानी किसी को नहीं मिल पा रहा है बनारस में। आज भी लोग जो वही जल संस्थान का पानी पी रहे हैं, सीवर अंदर पैक हो गया, अंदर से जाके लग गया उसमें। तो सारी चीजें उस तरीके से हो चुकी है। स्मार्ट सिटी को कहने के लिए जमीन पे नहीं। मतलब कि स्मार्ट सिटी का जो कार्य होने चाहिए वो अभी तक हो नहीं पाए हैं आपके अनुसार? नहीं, ये झूठी बात है। स्मार्ट सिटी नहीं, ये झूठी बात है, ये मनगढ़ंत बातें जो दिमाग में आया बोल दिया आपने। बाबा एक बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये धार्मिक शहर है, ये आध्यात्मिक शहर है, ये धर्म और अध्यात्म के नाते जाना जाएगा, ये इनकी फर्जीगिरी जुमलेबाजी के नाते नहीं। कभी क्योटो बन पाएगी? बाबा विश्वनाथ की नगरी है, पूरे दुनिया के अनुसरण बाबा विश्वनाथ की नगरी से करते हैं। हम दूसरे के शहर का नाम क्यों लेने जाएं? हम जो क्योटो बनना हो तो काशी बने, क्योटो काशी का अनुसरण करे, क्योटो काशी किसी का अनुसरण नहीं करने जाए। आपने काफी अच्छी बात कही। सर, ये है कि परिवर्तन यात्रा की बात हो रही है, तो क्या कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालेगी? नहीं, हम तो लगातार अभी किया ना, हमारे जन आक्रोश यात्रा हमारी निकली पूरे। नहीं सर, परिवर्तन यात्रा जो विशेष रूप से निकाली जा रही है उस पे आपका क्या है? नहीं, परिवर्तन यात्रा हमारी प्रियंका जी का जो निश्चित तौर से किस चीज की मॉनिटरिंग है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हमारी 7 तारीख को भी बनारस में ट्रेनिंग है, उसके बाद फिर ये तय हुआ कि आगे हमें क्या करना है। सर, कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये ब्राह्मण महासभा का भी आयोजन किया जा रहा है ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए, आपकी इस पर कोई राय, विशेष टिप्पणी? देखिए, ब्राह्मण समाज शुरू से आदि अनादि काल से हमारे
इस देश को, इस समाज को आगे ले जाने का कार्य किया है। कभी न कभी ब्राह्मण समाज आज तक कभी गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया है और न ही गलत चीज़ों के साथ कभी खड़ा रहा। मैं आपको बता दूं, चाणक्य जी के समय का आचार्य चाणक्य का जो नाम है पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में, जगत में, वो इसलिए कि उन्होंने गलत चीज़ का विरोध किया। जब घनानंद ने अत्याचार अन्याय किया अपने साम्राज्य में, उसका उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, इसका विरोध किया था चाणक्य ने। और जब उनको लगा कि नहीं ये गलत अत्याचार अन्याय है, तो उन्होंने उस घनानंद के पूरे साम्राज्य को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, सौगंध उठाई और निश्चित तौर से एक बच्चे को इस तरह से ट्रेंड किया चंद्रगुप्त मौर्य बनाकर कि उससे पूरी तरीके से उनका विध्वंस कर दिया। तो ब्राह्मण समाज अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता है। जहां तक मेरा मानना है कि इस बार योगी और मोदी के खिलाफ ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, कांग्रेस के साथ आएगा, क्योंकि बाकी लोगों ने केवल ब्राह्मण समाज को इस्तेमाल किया है, उनके नाम को, उनकी चीजों को उन लोगों ने बेचा है। कांग्रेस पार्टी शुरू से सम्मान के साथ काम किया। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया है, 6। नरेंद्र तिवारी, पंडित कमलापति त्रिपाठी, तीसरा आप देख लीजिए हमारे मिश्रा जी थे, सुचला कृपलानी जी थी, कृष्णचंद्र पंत जी थे, ये लगातार हेमंती नंदन बहुगुणा जी थे। ये सभी 6 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कांग्रेस ने दिया। आप सपा बसपा में देख लो, बसपा ने कभी बनाया कुछ किसी पद पे दिया? हमेशा मायावती, हमेशा मुलायम सिंह, अखिलेश यादव। तो ब्राह्मण कभी पिछलग्गू बन के नहीं रहेगा, वो दिशा दिखाता है, समाज को बनाता है। ये लोग केवल और केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज कभी भी इनके साथ एक भी, इस बार ब्राह्मणों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश के ब्राह्मण समाज ने, कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ तन मन धन से खड़ा है। मतलब महासभा ये जो हो रही है, इसका कोई खास असर होने नहीं वाला है पार्टियों में? कहाँ हो रहा है महासभा? और कांग्रेस करेगी ऐसी महासभाएं? नहीं, कौन कर रहा है महासभा? कांग्रेस। आप लोग करेंगे? हम तो करेंगे, हमारे साथ ब्राह्मण देखिए खड़े ही हैं। अच्छा, आप देखिए सभी लोग, हमारे देखिए दुर्गा जी के महंत सामने बैठे हैं। हाँ। जो हमारे यहाँ कुष्मांडा माँ का दरबार है, वहाँ के महंत बैठे हैं। अब देखिए 50 मोचर के महंत बैठे हैं हमारे सामने, तो सब तो यहीं बैठे हुए हैं, सारे महंत लोग यहीं बैठे हैं, तो कहाँ जाएगा कौन? आप बताइए। ब्राह्मणों का समर्थन मिलने वाला है आपको इस बार? है ही है हमारे साथ शुरू से। अब तो पूरा कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं ब्राह्मण लोग, आंख मूंद कर करने जा रहे हैं। गठबंधन पर आपकी क्या राय है? क्या अन्य पार्टियों के साथ कांग्रेस इस बार गठबंधन करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूत पार्टी है, देश की ऐसी पार्टी है जिसने देश को दिशा दिखाया है, देश के लिए काम किया है, अपने फायदे के लिए काम नहीं किया है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया है, जिसको मोदी जी लगातार बेच रहे हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं मोदी जी ने 7.5 साल में भी बनाया है, जो भी बेच रहे हैं या जो भी उन्होंने OLX पे डाला है बेचने के लिए, बीजेपी का नाम वो OLX पार्टी हो गई है। तो OLX पे जो डाला इन्होंने, कोई भी इनके द्वारा बनाई हुई एक भी संस्था है उसमें? सब कांग्रेस के समय की संस्थाएं, उसको ये बेच रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से इस समाज को मजबूत करने के लिए, और कांग्रेस के साथ जो जुड़ना चाहे स्वागत है सबका, जो जुड़ना चाहे हमारे साथ, हम किसी से परहेज नहीं करेंगे, जो जुड़ना चाहे स्वागत है। पर हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारा चेहरा प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी रहेंगी, जिसको आना है साथ में आवे, कांग्रेस सबका स्वागत करती है। इस टाइम बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ जातिगत आरक्षण पे और जातिगत जनगणना पे, तो जातिगत जनगणना पर आपकी क्या राय है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं, क्या राय है? देखिए, जातिगत जनगणना वो लोग जो लोग हैं जो जात की राजनीति करते हैं। हम मनुष्य योनि में जन्मे हैं, हम एक हर जात के लोग यहाँ बैठे हैं, पर हम अंतोगत्वा इंसान है, मानव है। तो मानव में विश्वास करिए, मनुष्यता में विश्वास करिए और सबको लेकर चलिए, ये मेरी सोच है, ये मेरी राय है। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? मैंने बताया ना कि सबके एक मनुष्यता में सबको आना चाहिए, मानवता में आना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हर जात, मैंने बोला ना, हर जात हर वर्ग आज एक इंसान है, मानव है, सबकी जरूरत है, सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सर, अभी फिलहाल आपका जो विधानसभा क्षेत्र था, कह सकते हैं पिंडरा, जहाँ के आप पूर्व विधायक भी हैं, तो वहाँ पे किसानों और अमूल कंपनी के बीच में समस्या, वो कह सकते हैं मुद्दा चल रहा है, उनकी समस्याएं चल रही हैं, और उस पे आपकी क्या राय है? और आप, यदि आप वहाँ के विधायक चुने जाते हैं पिंडरा के, तो इस जो समस्या है किसानों और अमूल कंपनी के बीच की, इसको आप कैसे सुलझाएंगे? नहीं, वो तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसान प्यार के भूखे हैं, उनसे अगर बातचीत करके, हम लोगों ने एयरपोर्ट पे सारी जमीन ली है, सैकड़ों एकड़ जमीन, एयरपोर्ट जो नया एयरपोर्ट बना हमारे समय एक्वायर हुआ है, जो पूरा
पूरा ये एग्रो पार्क जिसमें एक पार्ट है, ये छोटा सा एक पार्ट है केवल अमूल, ये पूरी 250-300 एकड़ जमीन हम लोगों ने पूरा एक्वायर कराया है, हम लोगों के समय हुई है। तो किसानों से बैठ के अगर बात करेंगे लोग, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद विधायक अगर बात करेंगे और उनको सही अगर उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको सही तरीके से सम्मान दिया जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं चुनाव जहाँ जनता ने वहाँ के चुनाव जिताया, मैं 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर उस समस्या का समाधान करा दूंगा और उस किसानों को बैठा कर खत्म करा दूंगा। मतलब अगर आप विधायक चुने जाते हैं फिर से तो वो समस्या 3 महीने के अंदर ही समाप्त? बिल्कुल, उसको लग के समाप्त, मतलब उनको बैठा के जो भी उसके जो उनको हक मिलना चाहिए, जो उनकी चीजें हैं उनको मिल जाएगी और उस समस्या का क्योंकि जनता का विश्वास है, तो विश्वास जब चीजें हो जाएंगी तो उनके साथ सारी चीजें हो जाएंगी। किसानों का विरोध भी चल रहा है कृषि कानून को लेकर के, तो इस पे क्या लगता है आपको कि ये जो विरोध चल रहा है ये ब्रेक लगाएगी मोदी लहर पे? इसका क्या असर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में? अब मोदी लहर कहाँ रह गई है भाई? आप बताइए, कहीं लहर है मोदी की? आप बता दीजिए। अभी जहाँ भी चुनाव उठा कर देख लीजिए, कहीं लहर चली है? अब सब उल्टी लहर चलने वाली है, अब उल्टी लहर बहेगी, आप देखिएगा आने वाले समय में, क्योंकि झूठी बातें बहुत ही नहीं चलती हैं। बहनों भाइयों, जो है मैं नौकरी दे दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, तो सब उल्टा हो गया। 400 रुपए का 450 रुपये सिलेंडर 1000 में आप खरीद रहे हो, नहीं खरीद रहे हो? आप बताओ, आप लोग अपने घर में कैसे मैनेज कर रहे हो, आप जान रहे हो। आप जो कड़ुआ तेल पहले 70 रुपया 100 रुपया था, वो 200 रुपया बिक रहा है, सरसों का तेल। कैसे घर के खर्चे चल रहे होंगे आपकी माँ जान रही होंगी, आपके परिवार के लोग जान रहे होंगे। जो चीजें हैं हर जगह पे फेल हुए हैं, तो मोदी लहर खत्म, अब उल्टा लहर चलेगी। अब मोदी भगाओ अभियान शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस शुरू करेगी? कांग्रेस तो चलिए शुरू से कर रही है। राहुल गांधी के अलावा कौन बोल रहा है देश में? किसी भी इश्यू को उठाकर आप देख लो, राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती के साथ जिस तरीके से देश उन्होंने बनाया वो देश को मजबूत करेंगे। वर्तमान में सर जो पिंडरा के विधायक हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अब ये तो वहाँ की जनता बताएगी कि जनता आपकी क्या राय? इतना आपने देखा, वो जनता बताए, जनता देख के बताएगी कि हमारे संतुष्टि का कारण क्या है, और वो आने वाला 6 महीना समय बता देगा कि जनता संतुष्ट है या संतुष्ट है। वो तो जनमानस तय करेगा ना। मैं तो अगर बोलूंगा तो लोग कहेंगे विपक्ष में हूँ तो मैं तो बुराई करूंगा, पर ये जनता तय कर देगी कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, कितना बढ़िया लोगों का दिल जीता है। ये फरवरी में आपको पता चल जाएगा। सर, ये आपकी सुरक्षा में लगे गनर को हटाया गया है, इसके संदर्भ में आपने पत्र भी लिखा था योगी सरकार को कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, लगातार आपको मुख्तार अंसारी से जान का भी खतरा है। तो सरकार ने कहीं न कहीं फैसला लिया और मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में बंद है, तो इस पर आपको क्या कहना चाहिए? उनको जेल में वो बंद करें, चाहे वो कुछ भी करें, हमारे साथ आप कदम से संतुष्ट हैं सरकार के? हम जो सुरक्षा हमारी बात है, हमारे साथ सुरक्षा लगाना चाहिए। सुरक्षा विड्रॉ कर दिया। जिसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है बनारस में, वो 2-2 4-4 गनर लेके चल रहे पूरी सुरक्षा में। आप वो होंगे, आप वो तो मैं जानता हूँ, जितना मेरी जानकारी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जिनको जरूरत नहीं उनके साथ सुरक्षा लगी, आप लिस्ट निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जिसको थ्रेट है, जो गवाह है, जो लगातार इन चीजों से लड़ रहा है, ऐसे लोगों से, उनके खिलाफ इसलिए कैसे कमजोर हमें किया जाए, कैसे हमें समाप्त किया जाए, कैसे हमको खत्म किया जाए, उस पर ये सरकार काम कर रही है। सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। ऐसी सरकार मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आनी चाहिए, जो दुर्भावना से काम करे। ठीक है, लेकिन सर क्या आप संतुष्ट नहीं उनके कदम से? क्योंकि मुख्तार अंसारी तो जेल में बंद है, तो अब ये सरकार का काम है, जो गलत करेगा उसको सजा दे, चाहे कोई हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ABCD कोई भी हो, उसके खिलाफ उसका काम करे। तो इस कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? सरकार काम करे ना, सरकार कड़ाई से काम करे। मैंने कहा ना, कड़ाई से काम करे जितने भी लोग हैं। और पर ये जरूर है कि हाँ, जो व्यक्ति उनके खिलाफ लड़ रहा है उसमें आप अगर काम नहीं साथ दोगे, उनकी मदद नहीं करोगे, तो आप इसका मतलब कि आप मुख्तार अंसारी की कहीं ना कहीं से मदद कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के आप साथ खड़े हो। अगर अजय राय का आपने साथ नहीं दिया, अजय राय उनके खिलाफ मुकदमे में गवाह हैं, सारी चीजें हैं, आप मेरे साथ नहीं खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? कार्यवाही तो की जा रही है, उनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, वो जेल में बंद हैं। जेल तो बंद, कोई भी जो भी आज से जेल में बंद है क्या? योगी जी ने जेल बंद कर दिया? कार्यवाही तो उनकी सरकार नहीं, आप बताइए ना, योगी जी ने जेल में उनको बंद कर दिया? पुलिस नहीं, योगी जी के समय से बंद है या योगी जी के पहले से बंद है? मुख्तार अंसारी जेल में कब से बंद है? कितने साल हो गए? अब बताओ ना। वो तो 13-14 साल से जेल में बंद है, तो योगी को आए तो 4.5 साल हो गया, तो ये जेल में बंद कर दिए? ये तो पहले से बंद है। वो जो अपराधी है, जो अपराध करेगा वो जेल काटेगा ही, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे
मुलायम सिंह हो, कोई भी हो, तो जेल में 13-14 साल से जेल काट रहा है। तो सरकार हम लोगों का जो विरोध कर रही है, सरकार जो हम लोगों को कमजोर कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के साथ उठ खड़ी है सर। एक मैसेज जो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, जनता को देना चाहेंगे? देखिए, मैं काशी की जनता से मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग, जो आपको भुलवाया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पर, बड़े बड़े कार्यों के नाम पर, ये सब केवल आम जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप देख लें बनारस के लोग, आपको रुद्राक्ष इन्होंने बना के दिया कि वहाँ कौन से कार्यक्रम हुआ, किस तरीके के बनाए गए हैं। टीएफसी इन्होंने बनाया लालपुर में, उसको आप देख सकते हैं। अभी इन्होंने अभी मोदी जी आए थे तो उद्घाटन किया उसका, कौन सा वो है, वो मल्टी स्टोरी पार्किंग, वो खाली पड़ी है, आप देख लीजिए। कि उसको गरीबों की दुकान बनानी चाहिए थी। जो पूरे बनारस में फैले छोटे छोटे दुकानदार, ठेला खुमचा वाले, उनको वहाँ आपको भेजना चाहिए था, उनके लिए वो जगह बनानी चाहिए थी। गाड़ी पार्किंग की जरूरत नहीं थी, गाड़ी पार्किंग तो बेनियाबाग में बन रही है। आप वहां बनाते, वहां पर छोटे छोटे दुकानदारों को बसा देते तो बनारस की जाम की समस्या का समाधान होता। आपने एक बनारस में वो बना दिया बंदरगाह, देखिए बंदरगाह खड़ा है, हजारों करोड़ रुपया लग के, एक भी जहाज नहीं आई। तो इन बनारस को जो लोग लगातार हम जनता को जो बेवकूफ बना रहे हैं, मैं काशी वासियों से कहूंगा कि सावधान हो जाइए। बाबा की नगरी है, महादेव के सब लोग भक्त हैं, पूरी तरीके से ऐसे लोगों को बेनकाब करिए, यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अजय राय जी के साथ बातचीत का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होगी खास मुलाकात के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए डनकाशी। नमस्कार। खास मुलाकात के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। बात हो राजनीति की या फिर हो शहर विकास की, संघर्षों की कहानी सहित विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत सिर्फ डनकाशी पर। तो देखना ना भूलें हर शख्सियत के साथ खास मुलाकात। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।